गाइस एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिवॉल्यूशन इन यूरोप चैप्टर 1 इन हिस्ट्री। तो हम इसकी चैप्टर की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार शानदार बेमिसाल, क्या बोलूँ इसके बारे में, मेरे पास शब्द नहीं है ऐसी डिश के बारे में। द लव लैंग्वेज वी नोन एज फ्रेंच। तो फ्रांस ये है रेवोल्यूशन का पापा। यहीं से सारे रेवोल्यूशन चालू हुए। 1789 से यहाँ पर रेवोल्यूशन करना चालू किया लोगों ने, और इसका मेन इम्पैक्ट पड़ा पूरे के पूरे यूरोप में। और आज हम वहीं पढ़ने वाले हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। सो हमें सिंपली बताया गया है, फ्रांस में सबसे पहले रिवोल्यूशन चालू हुआ 1789 में। ये एक ऐसा दौर था जहां पर रेवोल्यूशन वेव्स उठाई गई कुछ लोगों के द्वारा, जो लोग थे न्यू मिडिल क्लास। अब न्यू मिडिल क्लास कौन लोग थे उसके बारे में हम ध्यान करते हैं। तो न्यू मिडिल क्लास वो लोग थे जो कि डॉक्टर थे, लॉयर थे, इंजीनियर्स थे, जिनके पास अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। अब उन्होंने रिवोल्यूशन किया किसके अगेंस्ट? मोनार्क के अगेंस्ट। और मोनार्क को हटाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल थे। और सिंपली उन्होंने एक तरीके से पूरी तरह काउंटर करके मोनार्क को हटा दिया। इस टाइम के दौरान हम एक बहुत ही शानदार पर्सन के बारे में पता चला, जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ही इज द लेजेंडरी एंड मास्टरपीस रूलर। हम इसके बारे में क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इनका सिस्टम चलता था, सिंपली इनका सिस्टम चलता था। इन्होंने एक कोड बनाया 1804। कोड 1804 के अंदर इन्होंने अपने ही 3 लॉ बनाए। उस लॉ के अंदर ये सबसे ऊपर और बाकी सब इनके नीचे। समझिए, इन्होंने रिमूविंग किया प्रिविलेजेस को अमॉन्ग द बर्थ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो राइट टू इक्वलिटी इन्होंने प्रोड्यूस किया इस चैप्टर में। और काफ़ी शानदार तरीके से इन्होंने अपनी महारत हासिल की। पर वहीं के साथ साथ नेपोलियन के इंटेंशंस अच्छे नहीं थे। मतलब ये समझ लो कि ये एक तरीके से बहाने दिखा रहा था। ये शुरुआत में तो आपका दोस्त बन रहा था और उसके बाद में खुद पापा बनने की कोशिश कर रहा था। इसने सोचा कि अब मैंने फ्रांस को तो कंट्रोल में कर ही लिया, अब मुझे दुनिया को पापा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये एक वॉर क्रिएट कर देता है पूरे के पूरे यूरोप के अंदर। पर एक वॉर होती है जिसके अंदर इसी के भी पापा जी आ जाते हैं इनके सामने, जिनका नाम होता है द स्पेनिश। द स्पेनिश पर्सन्स ने इन्हें बैटल ऑफ वाटरलू में भगा भगा के मारा। और उसके बाद इनके डाउनफॉल आने चालू हो गए। और उन डाउनफॉल के कारण नेपोलियन बोनापार्ट एक तरीके से खत्म हो गया। फिर आगे हम पढ़ते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो नेशनलिज्म इन यूरोप कहाँ से चालू हुआ ये तो हमें पता भी चल चुका है। हमें पता चल चुका है नेशनलिज्म इन यूरोप फ्रांस से आया है। वेव ऑफ जो रेवोल्यूशन थी वो फ्रांस से चालू हुई। और उसके अंदर हमें बताया गया है, इफ वी लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप we will find out there were the national states we knows today। अब मतलब इसके अंदर ये बताया गया, अगर हम पुराने मैप को देखें तो हमें दिया गया है मैप के अंदर, जिसके अंदर हमें दिखाया गया है काफ़ी सारे एम्पायर्स जो कि अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते। और इन एम्पायर के अंदर हमें बताया गया है जर्मनी एम्पायर के बारे में, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब डिवाइडेड थे किंगडम्स के अंदर, जो कि अलग अलग राजाओं के अंडर आया करते थे। सो न्यू मिडिल क्लास के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि न्यू मिडिल क्लास किस टाइप के पर्सन थे और किस टाइप से इन्होंने रिवोल्यूशन किया। सो ये न्यू मिडिल क्लास लोग थे ना, इनके पास अच्छी खासी इनकम तो थी। और ये क्लास थी यूनिटी क्लास, ये सब एक साथ रहते थे। वो होता है ना बैक बेंचर का ग्रुप, वो था ये सिंपली। इन लोगों ने सबसे पहले ही जो फैमिली थी उनको एक तरीके से अपने कंट्रोल में रखा। पूरी फैमिली एक साथ कंबाइंड होकर रिवोल्यूशन में हेल्प करती थी। और जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशंस थे और जितने भी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी उनके अंदर ये सब आते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर किस लिए स्टैंड होता है? आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलाइजेशन। इससे बढ़िया आंसर हो ही नहीं सकता। द टर्म लिबरलाइजेशन डिवाइड्स from the Latin roots liberal meaning free for the new middle class, liberal roots
फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। मतलब इसके अंदर सिंपली ये बताया गया है, लिबरलाइजेशन मतलब आज़ादी। लिबरलाइजेशन में है आज़ादी उन लोगों की जो कि इंडस्ट्रियल एंड इंडिपेंडेंट इक्वली रहना चाहते हैं नेशंस में। सो यही बताया गया है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है सरफेस। सरफेस आता है जिसके अंदर इक्वलिटी बिफोर द लॉ। जो इक्वलिटी जो नेपोलियन बोनापार्ट में हमने पढ़ा था इक्वलिटी बिफोर द लॉ, वैसा ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि फ्रांस में अभी तक चलता था। अभी तक का मतलब 1815 तक। सो अब न्यू कन्वर्सेशंस आफ्टर 1815। अब 1815 के बाद में क्या हुआ? 1815 के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट तो हो ही चुका था, अब उसका डाउनफॉल था, तो यूरोप के अंदर क्राइसिस आनी चालू हो गई। अब ऐसे में ही एक प्रॉब्लम हो रहा थी, बल्काल प्रॉब्लम। अब बल्काल प्रॉब्लम में क्या था? बल्काल कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने वॉर चालू कर दी थी यूरोप में, और उस वॉर में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस हो चुके थे सबके। So in 1815, respective of the Europe power, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who were controllative, defeated Napoleon Bonaparte. वहीं हुआ स्पेनिश, ब्रिटेन, रशियन, इन सब ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को दुनिया के पापा बनने से रोक दिया। और वही होता है, जो ज़्यादा महान बन करता है उसको 3-4 लोग टांग खींच के नीचे गिरा देते हैं, वही किया। और वैसे इंटेंशंस भी नेपोलियन बोनापार्ट के अच्छी नहीं थी इसलिए। सो नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे हमें दे रखा है रिवॉल्यूशनरीज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1815 द fear of representation drove many liberalization nationalist underground। अब इस टाइम के अंदर सबके अंदर डर बढ़ चुका था कि सजा उनको मिल जाएगी अगर वो मोनार्क या फिर मिनिस्टर्स के खिलाफ बोलेंगे। इसीलिए जितने भी नेशनलिज्म और लिबरलिस्ट थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए और मीटिंग्स करने लगे, जिसमें से एक महान शख्स का नाम और था जिनका नाम था गिजिप मैज़ीनी। ये आगे हमें और पढ़ने के लिए मिलेगा इनके बारे में इसी चैप्टर में। अब ये बॉर्न हुए थे जोनियार में 1807 में। अब इनके अंदर ही बिकेम द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनिएट। अब ये सीक्रेट सोसाइटी में इन्वॉल्व थे एज ही वाज द यंगेस्ट पर्सन थे जो 24 साल के थे, एंड ही सेंट इनटू द एक्साइल इन 1831 इन अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन द लुगानियर। ये सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जिन्होंने लुगिरियन में रेवोल्यूशन करवाया था। अब इनके खिलाफ जो काफ़ी सारे मोनार्क्स और सब लोगों ने इनको एक तरीके से पकड़ने की कोशिश की थी, पर ये अंडरग्राउंड रहते थे एक तरीके से, तो इसलिए बचे रहते थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन इन 1830 1848। सो इस टाइम के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती है, जैसे ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक रेवोल्यूशन सिंपली क्या था, जो ग्रीक पर्सन्स थे उन्होंने सपोर्ट किया ग्रीक लिविंग एग्जाइल्स ऑल्सो द वेस्टर्न यूरोप को। जो वेस्टर्न यूरोप की जो कल्चर और जो इकोनॉमिक जैसे वो क्लास थी उसको ग्रीक वालों ने प्रमोट किया प्रमोट, जिसके अंदर उनका बहुत ही फायदा हुआ। और ऐसे ही बेल्जियम ने भी ब्रेकिंग अवे द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। बेल्जियम के लोगों ने भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड को भी एक तरीके से हटा दिया। इसके अंदर ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, सिंपली इसके अंदर जो मेन रोल आएगा वो आएगा ओटोमन एम्पायर का, जो कि हमें हमेशा ही पढ़ना है क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में हमेशा आता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड कंट्री। नेशन और कंट्री के बारे में डिफरेंस करना है। जो नेशन होता है उसके अंदर आप फ्रीली रह सकते हो। नेशन के अंदर आपका राइट होता है, आपकी वैल्यू होती है और आपका वोट होता है, आपकी रिस्पेक्ट होती है और आपका एक सामान्य अनुभव रहता है। अब कंट्री के अंदर सिंपली वो किसी के अंडर आ सकती है। कंट्री के अंदर आप गवर्नमेंट के अंदर आ सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आपको रहना पड़ेगा।
नेशन में आप फ्री होते हो। यही सिंपल ही है। अब नेक्स्ट है द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग्स। अब जो बहुत सारे जो पोएट्स थे, स्टोरियर्स थे, म्यूजिक हेल्पर्स थे, उन्होंने एक नया तरीका निकाला, प्यार की लैंग्वेज। जैसे महात्मा गांधी थे नॉन वायलेंस, वैसे प्यार की लैंग्वेज से रेवोल्यूशन करना जानते थे। ये बोले छोड़ दो ये दुनिया, अपना लो हमें, फ्रीडम दे दो, ऐसे ही ये भी थे। तो सिंपली इन लोगों ने क्या किया, ड्राइंग्स के द्वारा, म्यूजिक्स के द्वारा, पेंटिंग्स के द्वारा रिवोल्यूशन करना चालू कर दिया। ये लोग क्या करते हैं, दीवार पे कहीं भी मिल जाते हैं वहीं पे ड्राइंग बनाने लगते थे, अपनी वाली नहीं, दिल बना के R+C D, ये नहीं करते थे। अच्छी सी ड्राइंग जिसके अंदर ये मैसेज दे रहे थे लोगों को कि देखो हमको फ्रीडम चाहिए, हम प्यार की लैंग्वेज से आपको समझा रहे हैं, हमें यही आता है। ये रोमांटिक लैंग्वेज से समझाते थे लोगों को, जो कि काफ़ी अच्छा था। वैसे मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा टॉपिक है जो कि बोर्ड के अंदर एटलीस्ट 2 नंबर का तो आ सकता है। तो इसके अंदर हमें दे रखा है 1830 वर द ईयर ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1813 के अंदर सबसे ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप रही थी, क्योंकि इस टाइम पे हाफ ऑफ द 19th century saw the economical increasing in the population over all the Europe। इकोनॉमी भी बढ़ रही थी लेकिन पॉपुलेशन भी उसके साथ बहुत बढ़ रही थी। सो इसी के साथ मोस्ट ऑफ द कंट्री देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब एंड द एम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। जितने भी रूरल पर्सन्स थे वो माइग्रेट होकर एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़े बड़े देशों में जाने लगे। अब जैसे कि इसके अंदर हमें बता रखा है स्मॉल प्रोडक्ट इन द टाउन वर ऑफन टू फेस इन शिफ्टिंग कंपोजिशंस for the import of the cheap machines made goods from Europe। अब ज़्यादातर लोग जो भी टाउन्स में रहते थे उन्होंने चीप गुड्स के लिए ज़्यादातर अप्लाई करना चालू कर दिया, जो कि चीप गुड्स हमेशा इंग्लैंड से आया करते थे, जिसके कारण इंग्लैंड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बढ़ती रही और बाकी जितनी भी कंट्रीज थी यूरोप में उनको गुड्स मिलता रहा। अब होल द इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस्ड देन द Contranites। These were the equestrians and sold the textile productions which are carried the mainly in home small workshops। अब जो काफ़ी छोटी वर्कशॉप हुआ करती थी वहाँ पर छोटे छोटे क्राफ्ट शॉप्स बनाया करते थे, क्राफ्ट्स पर्सन रहा करते थे, उन लोगों ने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू कर दिया था। इसके अंदर बता रखा है कि कैसे यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस को डिफेंड करने की कोशिश की गई, इकोनॉमिकल क्राइसिस को बचाने की कोशिश की गई। द रिवोल्ट ऑफ द लिबरल्स। अब इसमें रिवोल्ट ऑफ द लिबरल्स भी हमें बताया गया है। द पैरेलल टू रिवोल्ट द पुअर्स, अनएम्प्लॉयड एंड द स्लेविंग पीजेंट्स एंड द वर्कर इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज is in year 1848 a revolution leads by the educated middle class was underway। अब क्या होता था कि अमीर अमीर और हुए जा रहे थे पर गरीब और गरीब हुए जा रहे थे, जिसके कारण इन लोगों को इस चीज़ से आपत्ति होने लगी और न्यू मिडिल क्लास के साथ इन गरीब लोगों ने भी रेवोल्यूशन चालू कर दिया 1848 में। और 1848 इन फ्रांस ब्रॉट अबाउट एडवोकेट ऑफ मोनार्क and republic based a universal male suffrage had been proclaimed। अब 1848 में फ्रांस ने जीत हासिल कर ली इस मोनार्क के खिलाफ कि अब उन पे कोई भी मोनार्क रूल नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंटली रहेंगे। अब इसके अंदर हमें बताया गया है इसी टाइम के दौरान बहुत सारे नेशंस डिड नॉट येट एग्जिस्ट। इस टाइम पर बहुत सारे नेशंस थे वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड and the Austrian-Hungary Empire। Men and women of the liberal middle class combined their demands in the constitutionalism and national unification। जो मैन और वुमेन थे उन दोनों ने ही मिलकर अपनी डिमांड्स सामने की। ये रिवोल्ट जो द रिवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स था उसके अंदर हमें क्लियरली ये बताया गया कि मैन और वुमेन दोनों इक्वल थे उस टाइम की सोसाइटी में। आगे पढ़ते हैं
They took advantages of the growing popular onset to push their demand for the creation of the nation state primarily principles. अब उन्होंने क्या किया, इस इन चीज़ों डिमांड्स का अच्छा फ़ायदा उठाया और अपने हिसाब से प्रिंसिपल्स को कंडक्ट करने लग गए, जो कि काफ़ी सही था क्योंकि उनको भी अपनी डिमांड्स करने का हक था। अब गाइज इसके अंदर सिंपली आगे बताया गया है, इन जर्मनी रीजनल्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हु वॉज द मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास पोजिशन बिजनेसमैन्स और अब जो न्यू मेंबर्स जो अंदर आए थे, जैसे कि बिजनेसमैन्स और काफ़ी सारे पॉपुलर पर्सन्स जिन्होंने इस टुगेदर सिटीज़ को एक तरीके से कंबाइंड किया और उसमें इन्वेस्ट करना चालू किया। अब इसके अंदर आता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जिसके अंदर डिसाइड किया गया टू वोट फॉर द ऑल जर्मन नेशन असेंबलीज। ये एक ऐसी पार्लियामेंट थी जिसके अंदर वोटिंग फर्स्ट टाइम कराई गई और इस पार्लियामेंट को बनाया गया था ऑन 18 मई 1848। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब इस डेट को हमेशा याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन में हमेशा आती है। 18 मई 1848 को फर्स्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इलेक्टेड 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इलेक्टेड हुए थे। Their palaces in the Frankfurt Parliament converted in the Church of St. Paul। अब एक जगह है एसटी पॉल, वहाँ पर फर्स्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी जहाँ पर 831 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे एंड दे ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन नेशन। अब इन्होंने ड्राफ्ट किया था जर्मन नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमें इसमें दे रखा है। सो इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं, जिसके अंदर फ्रेडरिक विलियम फोर्थ किंग ऑफ द पर्शिया ने ही इन्होंने इस चीज़ को नामंजूर कर दिया था। इन्होंने डिसएग्री होके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को रिमूव करवा दिया था, यानी एक तरीके से इन्होंने मिलिट्री को भेज के हटवा दिया था इन न्यू मिडिल क्लास को, क्योंकि इनकी पावर जा रही थी। अभी कोई भी पर्सन, अब अंबानी है, अंबानी अपने लॉस में थोड़ी ना जाएगा, उसे दुनिया का पापा बनना है तो उसको तो अपना ही कंट्रोल रखना पड़ेगा ना। अब अगर राजा अपना कंट्रोल दे देगा पब्लिक के हाथ में तो उसके पास क्या रहेगा। इसीलिए तो फ्रेडरिक विलियम्स फोर्थ द किंग ऑफ पर्शिया ने इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया। अब आगे चलते हैं, इसमें बस इतना ही दे रखा है। अच्छा है, काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, वैसे इजी चैप्टर है, हमें समझना होगा कि इसमें और क्या क्या दे रखा है। द मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली वॉर, इसको तो मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले इसके अंदर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, हमारा जर्मनी। एक गाना तो आपने सुना होगा, हनीमून के लिए ले गए जर्मनी, तो वही बात हुई। अब जर्मनी में थे चाचा ओटोमन बिस्मार्क, अब ये थे ग्रेट चीफ ऑफ आर्मी। अब इन्होंने क्या किया, 7 साल में 3 लड़ाइयाँ लड़ी, उन 3 लड़ाइयों में इन्होंने सेटल डाउन किया अपना जर्मन ओटोमन बिस्मार्क अंपायर, जिसके अंदर इन्होंने 3 अंपायर किन किन को कैप्चर किया वो मैं बताता हूँ आपको। वो सिंपल ही है, हैम्सवर अंपायर, जहाँ पर इन्होंने फर्स्ट अटैक किया, जिसके अंदर इन्होंने 30,000 से ज़्यादा लोगों को डिफीट किया। फर्स्ट वॉर की थी और उसमें ये इजीली जीत गए। फिर दूसरा अंपायर था सिसिली अंपायर। तो सिसिली अंपायर क्या था, सिसिली अंपायर एक तरीके से वहाँ के राजा को इन्होंने एक सपोर्ट के द्वारा हराया। ओटोमन बिस्मार्क ने इजीली सेकेंड वॉर भी जीत ली। अब थर्ड वॉर का कोई मतलब नहीं रहता है, मुझे सिंपली बताता हूँ क्या था। जैसे ये मैप था, ज़्यादा मजाक मत उड़ाना ऐसे। अब इसके अंदर ये हिस्सा था, ये हैम्सवर अंपायर था और ये सिसिली अंपायर था। अब इन दोनों को तो ओटोमन बिस्मार्क ने जीत लिया था। अब बीच में थे पोप। अब ये पोप थे, ये ज़्यादातर लड़ाई में कोई विश्वास नहीं रखते थे, ये पादरी थे, ये चर्च में रहा करते थे। तो चर्च वाले पर्सन्स ने लड़ाई को समझा नहीं
और इन्होंने बोला भैया तुमको जो करना है वो कर लो, बन लो दुनिया का पापा, हमारे भी पापा बन जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। तो इजीली ओटोमन बिस्मार्क ने इसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया और सेटल डाउन कर दिया ओटोमन बिस्मार्क अंपायर, जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चेंजेस हमें दिखने के लिए मिले। और इसके अंदर ओटोमन बिस्मार्क ने शानदार रूलिंग किया और उसके अंदर हमें पता चला ओटोमन बिस्मार्क ने पोलैंड, डेनमार्क, फ्रांस इन पे भी अटैक करके काफी ज्यादा हिस्सा इनका भी जीत लिया। जैसे पोलैंड के तो 3 टुकड़े करवा दिए थे, जो कि एक टुकड़ा ओटोमन बिस्मार्क ने पर्शियन अंपायर के पास चला गया, दूसरा इंग्लैंड ने रख लिया था और तीसरा तो पोलैंड का खुद का बच रहा था, जो कि ऑक्यूपाइड कर लिया था हमारी जर्मनी ने। तो यही सिंपली हमें इसमें बताया गया है। इसके अंदर हमको क्या बताया गया है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किस दौरान हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के क्या कॉजेस थे और कैसे हुआ। देखिए सिंपली इसके अंदर क्या आएगा, द ओटोमन बिस्मार्क द ग्रेट चीफ ऑफ जर्मन और पर्शियन आर्मी, ही wore 3 times in 7 years on Habsburg Empire, Sicily Empire, and Pope were surrendered to Ottoman Bismarck, and Ottoman Bismarck settled down biggest empire in the Europe also, which is German Empire, जिसके अंदर जो जर्मन अंपायर खड़ा किया गया वो ग्रेट चीफ ऑफ जर्मनी ओटोमन बिस्मार्क के द्वारा किया गया। ये इजीली 8 से 9 लाइनों का मिल जाएगा और इसके अंदर आप 2-3 एग्जांपल दे सकते हो। जैसे ओटोमन बिस्मार्क ने इजीली इनको डिफीट किया और पोलैंड, फ्रांस और डेनमार्क पे भी हमला किया और उन पे भी कुछ कुछ हिस्सा जीत लिया। अब इन जैन 1871 द पर्शियन किंग विलियम I was proclaimed German emperor in a ceremony held in Versailles। अब ये जर्मनी के जो पर्शियन किंग थे विलियम फर्स्ट, उन्होंने जर्मनी के जो यूरोपियर को थे उनको जनवरी 1871 को इनवाइट किया कि आओ भाई देखो हमने क्या क्या तबाही मचाई है, वो दिखाने के लिए इन्होंने किया। In the bitterly cold morning 18 January 1871, an assembly comprising the Prince of the Germany state, representative of the army, important Persian ministers include in the chief of Ottoman Bismarck, gathered in the unheated hall of the mirror in the palace of। अरे इसके अंदर तो कोई ज़्यादा नहीं दिया गया, मतलब एक डेट थी जो थी 18 जनवरी 1871। उस दिन क्या हुआ, जो प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ जर्मनी थे, उन्होंने क्या किया, सबको इकट्ठा किया और एक तरीके से मीटिंग बिठाई जिसके अंदर ओटोमन बिस्मार्क के अंपायर के लोग भी थे और वो सब बैठ के बातें करने लगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। इसके अंदर भी इजी है, बड़ा चैप्टर। इसके अंदर हमें समझ आ गया है, ओटोमन बिस्मार्क अटैक किया, जीता, 7 साल थे, 7 साल में 3 वॉर लड़ी। तीनों वॉर किस किस के खिलाफ, हेम्सवर्थ, सिसिली एंड पोप। पोप कौन थे, जो नॉन वायलेंस करते थे और जो फादरी थे। उन्होंने क्या किया, सरेंडर किया। अब सरेंडर किया, अब इसने क्या किया, एक बड़ा सा अंपायर सेटल डाउन कर दिया, किसके अंदर, यूरोप के अंदर। बस अब ऑस्ट्रिया अंपायर था, ऑस्ट्रिया अंपायर पे भी हमला किया, उसको भी जीतने की कोशिश की। फ्रांस पे हमला किया, फ्रांस को भी जीतने की कोशिश की, फ्रांस को तो जीत ही लिया था। पोलैंड के 3 टुकड़े कर दिए और फिर बचा कौन, डेनमार्क। डेनमार्क का भी आधा हिस्सा जीत लिया। मतलब एक तरीके से ये बन चुके थे दुनिया के पापा। इजी है, बहुत इजी है मेरे हिसाब से। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। वाह 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 वाह। अब इसके अंदर 4 महानायक के बारे में आप पढ़ोगे। एक गिज़िम मज़ेनी, हमने बताया था ना गिज़िम मज़ेनी कौन है, पता है ना आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। हाँ वही जो सीक्रेट सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे, वही जो 24 की एज में रिवोल्यूशन कर चुके थे, वही जो सीक्रेट सोसाइटी से अंडरग्राउंड हो जाया करते थे। अब उनके साथ थे 3 महानायक और, जो कि थे किंग विक्टर, काफी अच्छे थे। फिर थे गिज़िम मज़ेनी खुद ही, गिज़िम गैरिबाल्डी, ये इनके भाई नहीं है, पहले बता रहा हूँ।
एंड काउंट कोविड। ये कोविड नहीं, कोविड है, ठीक है गाइस। अब इन चारों ने क्या किया, काफ़ी शानदार स्ट्रेटेजी से सेटल डाउन किया इटली का शानदार एम्पायर। सो अब क्या हुआ था वो करते हैं। Like Germany, Italy too had a long history political fragmentations. Italic were separated over the several dynasties, state as well as the multinational Habsburg Empire. अब इसके अंदर बताया गया जैसे कि बहुत सारे जो है जर्मनी, इटली हैड टू लॉन्ग अ पॉलिटिकल फ्रिगमेंटेशंस, बहुत सारा टाइम से गुलाम भी रहे और पॉलिटिकल फ्रिगमेंटेशंस में भी रहे, जो कि गुलाम किसके रहे, हैब्सबर्ग एम्पायर के। लेकिन फिर ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। अब हुई तबाही, मिडिल 19 के एज में हमारा इटली 7 टुकड़ों में बढ़ चुका था, ऑफ विच वन ऑफ द सार्डिनिया पिडमोंट, साइबेरियन पिडमोंट्स, उन्होंने शानदार हमला करके इटली का आधा हिस्सा जीत लिया। हैम्सवर्ग, ऑस्ट्रेलियन पोप्स, बोर्ड्रम किंग, स्पेनिश, इन सब ने हमला करते रहे और इटली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर 4 महानायक खड़े हुए ड्यूरिंग 1830 में, जिसमें थे कैसिम मजीनी, जो कि टुगेदर अ काउंट प्रोपेगेंडा फॉर द यूनिफिकेशन इटली रिपब्लिक। सामने है किसी मजीनी, उन्होंने बोला ऐसे कैसे जीतने देंगे। और फिर इन्होंने ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, यंग यूरोप। ये इनकी सोसाइटी का नाम था, यंग इटली एंड यूरोप, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि भैया अब हमसे फेलियर बर्दाश्त नहीं होता, अब हम शानदार लड़ाई लड़ेंगे और इन सबको हरा देंगे। अब इसके अंदर इन्होंने मदद मांगी किंग विक्टर एम्बरेंट सेकेंड की, जो कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में एक बड़ा रोल अदा करने वाले थे, जो साइबेरियन पिडमोंट के खिलाफ अपनी आर्मी भेजते हैं, जो आर्मी शानदार तरीके से साइबेरियन पिडमोंट एम्पायर को खत्म कर देती है इटली के रूल से। फिर इन द आई ऑफ द रूलिंग इलाइट्स ऑफ दीज रीजन unfit Italy offered them a possible economic development of political democracy। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए इटली ने ऑफर भी किया बाकी इसको। अब चीफ मिनिस्टर काउंट कोविड, इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। who lead the movement of unification of Italy was the revolutionary nor a democratic। इन्होंने नाम कमाया, इन्होंने बोला कि हम मदद करेंगे किंग विक्टर, आप हमें बोलिए किस पे हमला करना है। और वैसे ही इन्होंने भी 1859 पे ऑस्ट्रेलियन फोर्स पे हमला कर दिया और वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन फोर्स का नामो निशान मिटा दिया। और ऐसे कर करके इन्होंने किसिप गैरिबाल्डी के साथ, किसिप गैरिबाल्डी ने वैसे ज्वाइन कर लिया था 1816 में, द मार्च इनटू द साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड सक्सेस्ड इन द विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीसेंट्स। अब इन्होंने क्या किया, जो गिसिप गैरिबाल्डी थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया था इसको 1860 के द्वारा। अब 1860 में ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया था दोनों सिसिली स्टेट्स पे। तो दोनों सिसिली स्टेट्स पे अटैक करने के बाद में इन्होंने सिंपली उसको ख़त्म कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे पढ़ेंगे, देखते रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।